वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखे होंगे। काफ़ी दिनों से अपना वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि ये मेरा जो चैनल था ना वो लॉगिन नहीं हो पा रहा था अच्छे से। इस वजह से चैनल का कंट्रोल मेरे पास में नहीं था, यूट्यूब अपने पास में रख रखा था। अब मेरे पास में चैनल वापस आ गया और वापस अपनी क्लास टाइमली रिकॉर्ड होती रहेगी और अपलोड होती रहेगी। इत्र से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। इत्र से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए, और आपके किरदार से खुशबू तभी आएगी जब आप जी तोड़ मेहनत करोगे और अपनी सक्सेस को पालोगे, अपने गोल्स अचीव कर लोगे। इसी मोटिवेशन के साथ आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो अपन ने क्या पढ़ा था, क्रोमोसोम के बारे में बता दिया था मैंने, क्रोमोसोम की संरचना के बारे में बता दिया था क्या था, और जो प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र है नौर के बारे में मैंने बता दिया था, द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र जिसे बोल रहे हैं। और नौर के बारे में बताया ना, वो मैंने आपको बताया था किन किन पे 13, 14, 15, 21 और 22वें गुणसूत्र पर नौर सेकंड यानी द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और बाकी जो अपने पास में सभी गुणसूत्र है वहाँ पे प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र तो प्रेजेंट हो गई। और अब देखते हैं, आज पढ़ेंगे हम गुणसूत्र के प्रकार, टाइप ऑफ क्रोमोसोम। आज अपन पढ़ेंगे गुणसूत्र के प्रकार। गुणसूत्र के प्रकार आज इस चैप्टर की अपनी लास्ट क्लास है। इस चैप्टर की अपनी ये लास्ट क्लास है। उसके बाद में अपन सेल डिवीजन पढ़ेंगे। देख, ये गुणसूत्र का प्रकार है और ये किस आधार पर अपन पढ़ेंगे, ये आधार अपने पास में होगा, वो होगा सेंट्रोमेयर के स्थान के आधार पर। सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर मत पूछना क्या होता है, प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र होता है इसका सामान्य अर्थ। और ये मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था गुणसूत्र की संरचना। सेंट्रोमियर के स्थान के आधार पर गुणसूत्र के कितने टाइप होते हैं। देखो आपको शायद पहले पढ़े होंगे तो आपको शायद याद नहीं होंगे मेरे हिसाब से। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, किस में, नीट में भी बनता है और जनरल साइंस में भी बनता है यहाँ से क्वेश्चन। और वो बनता किस प्रकार से है वो देखते हैं। देखो इस प्रकार से, देखो 4 टाइप होते हैं। किस प्रकार से, सेंट्रोमेयर स्थान के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। आपको साथ साथ याद हो जाए, कुछ इस प्रकार से अपन समझाने का प्रयास करेंगे। 4 टाइप से क्या होते हैं, इसके प्रकार होते हैं। एक बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र। टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र, देखो इस गुणसूत्र पर देखें, अगर आपको डायग्राम से बनाना तो डायग्राम से टीलोसेंट्रोमियर गुणसूत्र का मतलब होता है जो प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र है ना, सेंट्रोमियर, वो कहाँ पे रहता है, गुणसूत्र के सिरे पर। गुणसूत्र के सिर पर उपस्थित रहता है कौन, सेंट्रोमियर। यहाँ पे लिखें, ये ध्यान रखना मानव में एब्सेंट होता है। मानव में क्या होता है, टीलोसेंट्रिक जो गुणसूत्र होता है मानव में एब्सेंट होता है। एब्सेंट एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम्पल यही है क्या कि मानव गुणसूत्र में क्या होता है, एब्सेंट होता है, मानव में एब्सेंट होता है। और ये यहाँ का ध्यान रखना, सेंट्रोमियर है ना, इसमें देखें तो सेंट्रोमियर कहाँ पे है, सेंट्रोमियर कहाँ पे है, सिर पर। सेंट्रोमियर सिर पर, और सिर को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, एंड पर। सिर पर क्या है, स्थित है कौन, सेंट्रोमियर। अब देखें तो इसका आकार किस टाइप से है, अगर आकार से याद हो जाएगा ये कौन सा, टीलोसेंट्रोमियर। टीलो, ध्यान रखना आकार इसका कौन सा है, आई, और आई पर क्या है, आकार, ध्यान रखना आकार से ही याद होगा ये, आई आकार का है। और टीलोसेंट्रिक है तो टीलोसेंट्रिक का मतलब ध्यान रखना आई से लेना, जो कि मानव में एब्सेंट होता है। और जो इसका सेंट्रोमियर होता है ना, वो कहाँ पे होता है, एंड पे यानी सिर पर होता है। कहाँ पे होता है, सेंट्रोमियर सिर पर होता है। इसका आकार कौन सा होता है, आई आकार होता है। अब देखो
इससे तो बाहर जाने के क्वेश्चन कोई मतलब ही नहीं है, सीधा साहित्य से क्वेश्चन पूछता है, यानी इसका आकार कौन सा होता है, और फिर यह मानव में एब्सेंट होता है कि प्रेजेंट होता है, और सेंट्रोमियर की स्थिति के बारे में पूछ लेता है, टीलोसेंट्रोमियर। आज तक यही क्वेश्चन बने इससे। अब देखो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम और एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कैसे होते हैं, इसका आकार देखें। इसका आकार होता है ना, देखो टीलोसेंट्रोमियर का जो आकार, टीलोसेंट्रिक का आकार होता है ना, वो होता है आई का आकार, और एक्रोसेंट्रिक जो सेंट्रिक होता है उसका क्रोमोसोम का आकार कौन सा होता है, जे आकार। ध्यान रखना इसमें सेंट्रोमियर सिरे के नज़दीक है, सेंट्रोमियर सिरे के नज़दीक स्थित होता है, नज़दीक। आकार इसका का क्या होता है, जे आकार का। अगर डायग्राम की बात करूँ ना, तो सेंट्रोमियर सिरे के नज़दीक होता है। तो देखो ऊपर तो हमारे पास में ये गुणसूत्र है ना, प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र जो सेंट्रोमियर होता है ना, वो कुछ इस टाइप से होता है। और चूंकि अपन 3D स्टेप में देखें ना, तो ये कुछ अगर अपन देखें 3D टाइप में देखें तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये तो 2D एंगल है अपना, और 3D आप समझने की कोशिश करना, वो कुछ इस टाइप से होता है, कुछ इस टाइप से होता है। आकार कौन सा होता है, जे आकार का, लगभग जे आकार का बन जाता है। ठीक है। अगर अपन देखते हैं इसको क्यों भुजा बोले, इसको क्यों भुजा बोले और इसको पी भुजा बोले, तो यहाँ पे भुजा अनुपात क्या होगा, सर्वाधिक होगा कि नहीं होगा। भुजा अनुपात क्या होगा, सर्वाधिक होगा। कैसे, देखो यहाँ पे तो 0 हो गया, एक इधर तो कोई भुजा है ही नहीं, तो इधर कोई भुजा नहीं है, तो इसका अनुपात क्या होगा, 0। अगर मान लो, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मान लो इसकी जो लंबाई है 9 सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तो इसका अनुपात कितना होगा, 9:1, यानी इसका जो अनुपात है ना, सर्वाधिक माना जाएगा। अब देखो मेटासेंट्रिक के बारे में, मेटासेंट्रिक गुणसूत्र या क्रोमोसोम, इसका आकार कौन सा होता है, वी आकार का। और इसका जो मेटासेंट्रिक है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है, और मेटासेंट्रिक है ना, वो क्या है, सेंट्रोमियर। मेटासेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर केंद्र में प्रेजेंट, केंद्र में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, यहाँ प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई केंद्र में प्रेजेंट है तो इसकी संरचना इस प्रकार से होगी कि नहीं होगी, अगर इस प्रकार से होगी कि नहीं होगी। और यहाँ पे क्या है, सेंट्रोमियर है, और इधर क्या है, इस प्रकार से। मतलब अगर 3D टाइप में बात करें तो इसका आकार क्या होगा, वी आकार। वी आकार मतलब कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। किसकी संरचना, मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम होता है, और दोनों भुजा अनुपात इनका होगा ना, दोनों भुजा क्या होगी, समान, दोनों भुजा क्या होगी, समान। और अनुपात कितना होगा, वो होगा 1:1, यानी दोनों भुजा समान है, तो इसमें कोई अनुपात नहीं होगा। सर्वाधिक अनुपात होगा एक्रोसेंट्रिक में, और जिसका आकार बोल रहे हैं जे आकार। टेलोसेंट्रिक बारे में बताया मैंने, टेलोसेंट्रिक मतलब आई आकार, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सिर पर प्रेजेंट होता है। ठीक है। और अब देखते हैं सब मेटासेंट्रिक, एक गुणसूत्र आता है, वो आता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र बोल देते हैं इसे। सब मेटा में देखो इसका आकार किस टाइप से होता है, वो होता है एल आकार का। वो किस आकार का होता है, एल आकार का गुणसूत्र होता है। और यहाँ पे जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है ना, सब मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है ना, वो कहाँ पे होता है, सेंट्रोमियर मध्य से कुछ दूरी पर, या मध्य से कुछ दूर स्थित होता है। किसका, सेंट्रोमियर, सब मेटासेंट्रिक से। सिंपल ऐसा के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, कोई चेंज नहीं होता इनमें। तो ये देखो कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ यानी क्या होता है, सेंट्रोमियर मध्य से कुछ दूरी पर प्रेजेंट होते हैं। और इसका आकार अगर 3D की बात करें तो आकार क्या होगा, एल आकार का होगा।
एल आकार का होगा। ये देखो इसको बोलते हैं बड़ी भुजा, इसको बोल रहे हैं बड़ी भुजा, और जो ऊपर वाली है ये क्या है, छोटी भुजा। यही पीछे वाला है जो छोटी दिख रही है वो छोटी भुजा है, और जो बड़ी है उसे बड़ी भुजा नाम दे सकते हैं। ये देखो ज़्यादा छोटी तो नहीं है लेकिन थोड़ी छोटी है, तो इसका अनुपात लगभग 1:1 के भाग में है, और इसका तो 9:1 है। तो सर्वाधिक जो अनुपात होगा वो होगा एक्रोसेंट्रिक, जिसका आकार होता है जे, और टिलोसेंट्रिक का मतलब होता है आई, और मेटासेंट्रिक का मतलब होगा वी, और सब मेटासेंट्रिक जो गुणसूत्र होंगे उसका मतलब होगा एल। एल का मतलब भुजा अनुपात क्या होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मेहनत करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। अब देखो एक पॉइंट अपने पास में देखो, मुख्यतः से तो अपन ने देखा टिलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र। गुणसूत्र के प्रकार देखे सेंट्रोमियर के आधार पर। अब देखते हैं एक होते हैं गेंट, GIANT, GIANT क्रोमोसोम, यानी गेंट या बड़े गुणसूत्र, बड़े गुणसूत्र, गेंट या फिर अपन इन्हें बोलते हैं बड़े गुणसूत्र। इनके बारे में बताएं तो ये दो प्रकार से होता है। एक तो अपने पास में पोलिटीन गुणसूत्र होता है। कौन सा गुणसूत्र, पोलिटीन गुणसूत्र। और पोलिटीन गुणसूत्र को एक और बोल देते हैं, इसे बोलते हैं लार ग्रंथि। चूंकि ये कौन से कीट से वो मैं आगे बताऊंगा, उस यानी कीट के लार्वे में प्रेजेंट होता है, उसमें पाया जाता है, तो इसे बोलते हैं लार ग्रंथि गुणसूत्र, पोलिटीन गुणसूत्र को। और एक अपने पास में होता है लैंप ब्रूस गुणसूत्र। लैंप ब्रूस गुणसूत्र को अपन लैंप ब्रूस क्यों, क्योंकि जो लैंप होता है अपने पास में पुराने वाला, उसको साफ करने वाला जो ब्रूस आता था ना, उसके आकार का कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, लैंप ब्रूस गुणसूत्र। देखो पोलिटीन गुणसूत्र के बारे में बात करें ना अपन, देखो किसके बारे में, पोलिटीन गुणसूत्र के बारे में अगर बात करें अपन, पोलिटीन क्रोमोसोम या गुणसूत्र, इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया, लार ग्रंथि गुणसूत्र भी बोल देते हैं इसे। कौन सा, लार ग्रंथि जो गुणसूत्र है वो भी बोल देते हैं इसको। और जो ये गुणसूत्र प्राप्त किससे होता है, वो प्राप्त होता है वो होता है काइरोनोमस। काइरोनोमस कीट के लार्वा से अपने पास में कौन सा प्राप्त हो रहा है, कि लार्वा से प्राप्त। देखो क्लास रिकॉर्ड नहीं करने का भी एक कारण होता है, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक सारे दिन चलता रहता है, आप फिर भी सुन रहे होंगे। अभी मैं रात को क्लास रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, बाकी दिन में तो ये चांस ही नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा रहता है, और क्लास में अपने पास में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। देखो डिस्टर्ब ना होते हुए देखते हैं, पोलिटीन जो गुणसूत्र होता है ना, पोलिटीन गुणसूत्र किस कीट से प्राप्त होता है, काइरोनोमस कीट का जो लार जो ग्रंथि है, उस लार ग्रंथि से पोलिटीन गुणसूत्र मिलता है। इस पोलिटीन गुणसूत्र की खोज किसने की थी, खोज से भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है, और वो की थी बालबियानी ने। किसने, बालबियानी ने। बालबियानी जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने पोलिटीन गुणसूत्र की खोज की थी। किसमें की थी, काइरोनोमस कीट के लार्वा के अंदर। देखो इसे पोलिटीन गुणसूत्र बोले क्यों, क्योंकि देखो इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। एक तो ये जोड़े में पाया जाता है। अपन देखो वो पढ़ेंगे ना क्या, आनुवंशिकी, जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना, जेनेटिक्स में मैं आपको पूरा बता दूंगा, यहाँ पे लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अपन फुल स्टडी करेंगे, वो करेंगे जेनेटिक्स में। ठीक है, ये क्या है समझने की कोशिश करना आप। ये एक प्रकार का क्या है, पोलिटीन गुणसूत्र। और इसके जो अंदर है ना, ये जो वलय है साइंटिस्ट ने खोजी थी, तो साइंटिस्ट के नाम पर इसे बोल देते हैं बालबियानी वलय, यानी
ये क्या है, इसके अंदर क्या है, रिंग है। इस गुणसूत्र के अंदर क्या है, एक रिंग है। और ये जो भुजा मैंने बोल रहा था, इन भुजाओं को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। अब क्रोमेटिड क्या होते हैं, क्रोमेटिड्स, ये क्रोमेटिड क्या होते हैं, ये अपन पढ़ेंगे किसमें, आनुवंशिकी में पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना है, जो क्रोमेटिड्स की संख्या है ना, क्रोमेटिड्स की संख्या क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है किसमें, पोलिटिन गुणसूत्र में। इसकी खोज की थी बाल्बियानी ने, किन में, कायरेनोमस कीट के लार्वा से। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अगर इसमें क्रोमेटिड्स की संख्या अधिक है, इसी कारण इसे क्या बोलते हैं, पोलिटीन गुणसूत्र। और जो ये रिंग मैंने बताई थी, वो बताई थी बाल्बियानी रिंग या वलय। ये जो वलय सिर संरचना दिख रही है या रिंग दिख रही है, वो कौन सी, इसे बोलते हैं बाल्बियानी रिंग या वलय। ये देखो रिंग किसकी बनी होती है, ये रिंग क्या है, बाल्बियानी वलय। ये है विशिष्ट क्षेत्र, विशिष्ट क्षेत्र जहाँ पर क्या होता है, एक्टिव या सक्रिय क्या पाया जाता है, आरएनए। आरएनए पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, विशिष्ट क्षेत्र जहाँ पर सक्रिय आरएनए पर क्या होती है, प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण होता है। कहाँ पे, बाल्बियानी वलय पर। कहाँ पर, बाल्बियानी वलय पर। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं लैम्प ब्रुश गुणसूत्र के बारे में। अब देखें लैम्प ब्रुश गुणसूत्र या क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है क्या आपको, एक बार देखना पड़ेगा मेरे को, नहीं दिखाई दे रहा, हाँ अब दिखाई दे रहा है। तो लैम्प ब्रुश गुणसूत्र के बारे में देखें तो इन्हें बोलते हैं फ्लेमिंग गुणसूत्र भी बोल देते हैं। लैम्प ब्रुश गुणसूत्र को अन्य नाम क्या है, इन्हें क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग गुणसूत्र, फ्लेमिंग क्रोमोसोम या गुणसूत्र। और यह जो लैम्प ब्रुश गुणसूत्र है ना, यह गुणसूत्र कशेरुकी, क्योंकि जो अंड कोशिकाएं हैं, अंड कोशिकाओं को बोल रहे हैं oocytes। oocytes में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। देखो अपन अब ये देखना कि oocytes क्या होती है। oocyte अपन देखते हैं, अगला चैप्टर होगा वो होगा अपने पास में सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन के बाद में रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपना चैप्टर होगा, उसमें oocytes को विस्तार से पढ़ेंगे। अब ये मत सोच लेना कि भैया ने या सर ने अपने को पढ़ाया नहीं है, oocyte क्या होती है, या भैया को आती नहीं है। तो आप भैया को आती नहीं है वो दिमाग से निकाल देना, मैं हर एक चीज़ पढ़ाऊँगा लेकिन चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा, ठीक है। और वैसे आपको पता होगा टीचर वो नहीं होता जिसे सब कुछ आता है, टीचर वो होता है जो सीखने की ललक रखता है, हर समय हर कंडीशन में सीखने की ललक रखता है, टीचर वो होता है। यानी सर्व ज्ञान टीचर को भी नहीं होता, लेकिन वो सीख जाता है। कुल मिला के बात यह है। देखते हैं लैम्प ब्रुश गुणसूत्र, अगर बात करें यह गुणसूत्र है ना, लैम्प ब्रुश गुणसूत्र कशेरुकी के अंड कोशिकाओं में, और अंड कोशिकाओं को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं oocyte। oocytes में प्रेजेंट, oocytes में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं या पाए जाते हैं। लैम्प ब्रुश गुणसूत्र देखो कशेरुकी बाय एग्जांपल देखें तो कशेरुकी कौन कौन से आते हैं, फिशेस में, फिश है, उभयचर, एम्फीबियन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एम्फीबियन है, सरीसृप है, रेप्टाइल्स जो वर्ग है उनके हैं, और जो पक्षी एवीज जो वर्ग है उसमें क्या पाए जाते हैं, लैम्प ब्रुश गुणसूत्र। और लैम्प ब्रुश गुणसूत्र इनके भी क्या पाए जाते हैं, यौग या पित्तक के संश्लेषण में कार्य करते हैं। और लैम्प ब्रुश गुणसूत्र दिखाई कब देते हैं, तो यह समजात गुणसूत्रों के जोड़ों या फिर समजात गुणसूत्र के जोड़े डिप्लोटीन
डिप्लोटीन अवस्था में, अब देखो डिप्लोटीन अवस्था है, पेकाइटिन अवस्था है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। अपन नेक्स्ट चैप्टर में इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, पूरी विस्तार से आपको समझाऊंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे समझाने बैठ गया ना तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या मैंने बताया कि ये समजात गुणसूत्र के जोड़े जो डिप्लोटीन अवस्था है ना, सेल डिवीजन जिसने चैप्टर पढ़ रखा है उसको डिप्लोटीन अवस्था समझ में आ रही है, और बाकी जिनको नहीं आ रही ना, मैं डिप्लोटीन अवस्था आराम से पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, तो आप देख लेना। तो ये जो लैम्ब्रोस गुणसूत्र है ना, वो पाए किन में जा रहे हैं, कशेरुकियों की oocytes में या अंडे कोशिकाओं में, ध्यान रखना। दूसरी बात क्या है कि यह समजात गुणसूत्रों के जोड़े जो कोशिका विभाजन की जो अवस्था है डिप्लोटीन अवस्था में पाई जा रही है, दिखाई देती है। कौन से, लैम्ब्रोस गुणसूत्र के बारे में। और इसका कार्य क्या है, चूंकि फीस में पाया जा रहा है, तो फीस में पाया जा रहा है और उभयचरों में पाए जा रहे हैं, तो ये अंडज होते हैं। तो पित्तक का मतलब इंग्लिश में बोले योग। अब देखो पित्तक का मतलब क्या होता है, कुछ लोग तो समझ गए होंगे और जो नहीं समझे उनको बता देता हूँ। पित्तक क्या होता है कि अपने पास में एक होता है, एक का बाह्य का जो आवरण होता है वो कैल्शियम का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इनसे बना होता है। लेकिन जो अंदर पीले वाला भाग होता है ना, उसमें कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, लैम्ब्रोस गुणसूत्र। और जो पीला भाग है वही क्या बना रहा है, जो येलो पार्ट है वो येलो पार्ट ही क्या बना रहा है, एक भ्रूण का डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलप कर रहा है। कौन सा कार्य, कौन सा, योग या पित्तक। और इसमें क्या पाए जा रहे हैं, लैम्ब्रोस गुणसूत्र। और इसका संश्लेषण का कार्य कौन करता है, लैम्ब्रोस गुणसूत्र संश्लेषण में। क्योंकि ये क्या करेगा, अगर योग का संश्लेषण करेगा, पित्तक का संश्लेषण करेगा, तो ये क्या करेगा, आरएनए और प्रोटीन का भी संश्लेषण करेगा। तो आपको पता है उसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, किसमें, योग में। तभी तो अंडे को खाते हैं और उसको उबालते हैं तो वो 3 डिग्री स्ट्रक्चर नष्ट हो जाती है, फर्स्ट डिग्री के सेम की सेम रहती है। और ये एक केमिस्ट्री का मैटर है, तो आप उसमें ना जाइए। तो इसमें क्या होगा, सक्रिय जो है ना, सक्रिय आरएनए व प्रोटीन संश्लेषण, सक्रिय आरएनए और प्रोटीन का क्या करेगा, संश्लेषण करेगा। क्योंकि एक जो भ्रूण है एम्ब्रियो, उसको बनाने के लिए आरएनए और प्रोटीन का होना आवश्यक है। तो ये किस में पाया जाएगा, कौन, लैम्ब्रोस गुणसूत्र किसको बनाने का कार्य करेगा, योग को। और योग को कार्य करेगा बनाने में, तो उसमें आरएनए प्लस प्रोटीन की मात्रा क्या होगी, प्रेजेंट होगी। देखो गुणसूत्र के प्रकार तो अपने पास में कंप्लीट हो चुके हैं, इनसे क्वेश्चन बन जाएगा, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये आप विश्वास रखें। और आप साथ के साथ एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। उसके बाद में देखते हैं, एक अपने पास में शब्द आता है, वो आता है कैरियोटाइप। क्या आता है, कैरियोटाइप। ये भी कई बार एग्जाम में ऐसे का ऐसे आ जाता है। तो कैरियोटाइप क्या होता है, जो अपने पास में गुणसूत्रों की आकारिकी का विवरण, आकारिकी का क्या होता है, विवरण। या फिर अपन देखते हैं गुणसूत्रों की तस्वीर, इसको बोल देते हैं, या गुणसूत्रों की तस्वीर, गुणसूत्रों की तस्वीर को ही क्या बोलते हैं, तस्वीर को ही क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप। अगर गुणसूत्रों की अपन देखते हैं, गुणसूत्र लेंगे और उसकी तस्वीर लेंगे, गुणसूत्र की क्या लेंगे, तस्वीर लेंगे, और उसमें देखो क्या डिसऑर्डर है, क्या उनमें कमी है, उनको देखेंगे, उनका सुधार करेंगे, तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है, गुणसूत्रों के चित्रात्मक अध्ययन। या फिर उनका तस्वीर लेंगे, वो तस्वीर से अध्ययन करेंगे, तो उनका क्या कहलाता है, वो तस्वीर लेना क्या कहलाता है, कैरियोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है, कैरियोटाइप। और देखो कैरियो का मतलब क्या है, आपको पता होगा, न्यूक्लियस या केंद्रक। ये अपन कैरियोटाइप पढ़ेंगे कहाँ पे, कैरियो का मतलब क्या है, केंद्रक है। ये अपन ने शायद पीछे भी पढ़ चुके हैं, और सेल डिवीजन में आगे और बता दूंगा। कैरियो का मतलब क्या है, केंद्रक। और थोड़ा बहुत यहाँ पर भी ध्यान रखना। देखो अगर अपन देखें, इसका अध्ययन कर रहे हैं, किसका, चित्रात्मक अध्ययन कर रहे हैं, किसका,
या तस्वीर को ही, अगर गुणसूत्र की कोई तस्वीर लेंगे उस तस्वीर को क्या बोल रहे हैं, कैरियोटाइप। तो इसका उपयोग क्या होगा, उपयोग होगा कि गुणसूत्र के लक्षणों का अध्ययन करना, आनुवंशिक रोग एवं गुणसूत्र का विकार का अध्ययन करना। ये मैंने बताया आपको, क्योंकि इसका क्या होगा, गुणसूत्र के लक्षण का अध्ययन, गुणसूत्र के लक्षणों का अध्ययन कि इसमें क्या डिसऑर्डर है, और जो रोग होंगे आनुवंशिक उनका क्या करना, निर्धारण करना। तो ये क्या होगा, गुणसूत्र के लक्षणों का अध्ययन करना, आनुवंशिक जो रोग हैं, आनुवंशिक ही अपन पढ़ेंगे थोड़े ही दिनों में, आनुवंशिक रोग एवं गुणसूत्र विकार का अध्ययन, आनुवंशिक रोग एवं गुणसूत्र विकार का क्या अध्ययन, इसका उपयोग है। अगर अपने पास में किसी गुणसूत्र की फोटो है तो उनको देख के अपन ये देख के उसके डिसऑर्डर के बारे में पता लगाया जा सकता है। देखो कैरियोटाइप से ही मिलता जुलता, पूरा का पूरा मिलता जुलता एक अपने पास में वो है ईडियोग्राम। ईडियोग्राम ये भी गुणसूत्र का अध्ययन है। इसमें डिफरेंट क्या है, कैरियोटाइप का चित्रात्मक, कैरियोटाइप का चित्रात्मक विवरण। देखो गुणसूत्र की तस्वीर तो क्या कहला रही थी, वो कहला रही थी कैरियोटाइप, और गुणसूत्र की जो तस्वीर है उससे भी अपन देखें, उसकी तस्वीर बना के कंपेरेटिव अध्ययन करते हैं ना, अगर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं ईडियोग्राम। यानी कैरियोटाइप का चित्रात्मक विवरण क्या कहला रहा है, विवरण लिख दिया गया, विवरण क्या कहलाता है, ईडियोग्राम कहलाता है। इम्पोर्टेंट क्या है ईडियोग्राम, इसका साइज के आधार पर क्या किया जाता है, चित्रण, साइज के आधार पर चित्रण किया जाता है। किसको, ईडियोग्राम में किया जाता है कि नहीं किया जाता। जैसे बढ़ते साइज की ओर, बढ़ते से घटते साइज की ओर, या घटते से बढ़ते साइज की ओर, ये कैसे किया जाता है, ये किया जाता है बढ़ते से घटते साइज की ओर, घटते साइज की ओर क्या किया जाता है, इसका चित्रात्मक या चित्रण किया जाता है ईडियोग्राम में। और ईडियोग्राम होता क्या है, कैरियोटाइप का चित्रात्मक विवरण। और कैरियोटाइप क्या होता है, जो गुणसूत्रों के आकारिकी का क्या विवरण है, आकारिकी है, उनकी तस्वीर को ही क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप बोलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखो अपने पास में अगर सेल पढ़े हैं और सेल इंक्लूजन नहीं पढ़े तो कोई मतलब नहीं है। सेल इंक्लूजन्स, देखो टाइम काफ़ी हो गया है तो मैं आपको थोड़ा सा फास्ट लूँगा क्योंकि आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है। देखो सेल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, कोशिका समावेश। देखो कोशिका में अजैविक पदार्थ होते हैं, कोशिका में क्या होते हैं, अजैविक पदार्थ होते हैं, उनमें संचित पदार्थ होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। जो अजैविक और जो संचित पदार्थ हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सेल इंक्लूजन। सेल इंक्लूजन को एक दूसरे नाम से भी बोलते हैं, वो बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। और इंक्लूजन बॉडी को बोलते हैं अपन, इंक्लूजन बॉडी या बॉडीज बोल देते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, समावेशी काय। किसको, इंक्लूजन बॉडी को। और ये होता क्या है, कोशिका में जो अजैविक पदार्थ है और संचित जो पदार्थ है ना, उनको क्या बोल रहे हैं, सेल इंक्लूजिंग या कोशिका समावेश या इंक्लूजिंग बॉडीज, यानी कोशिका समावेश काय, इनको क्या बोल रहे हैं, सेल इंक्लूजन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। देखो प्रोकैरियोट्स में सेल इंक्लूजन बॉडीज के बारे में बात करें, प्रोकैरियोट्स में अगर सेल इंक्लूजन की बात करें ना, प्रोकैरियोट्स में इंक्लूजन बॉडीज इनको क्या बोल रहे हैं, समावेशी इकाई। किनमें, प्रोकैरियोट्स में
तो प्रोकैरियोट्स की बात करें ना, तो प्रोकैरियोट्स की बात करें ना, देखो एग्जांपल देखें प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से सेल जो इंक्लूजन बॉडीज है वो है। देखो एक तो फॉस्फेट है, प्रोकैरियोट्स में फॉस्फेट पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, फॉस्फेट है, वो भी एक समावेशी काय है ना। फॉस्फेट, फॉस्फेट को बोल रहे हैं अपन, वो बोलते हैं मेटा क्रोमेटिक कण, इसको दूसरे नाम में क्या बोल देते हैं, मेटाक्रोमेटिक कण। एक अपने पास में अगर प्रोकैरियोट्स है तो वहाँ पे कौन से पाए जाएंगे, ग्लाइकोजन के कण पाए जाएंगे ना, और ग्लाइकोजन के कण क्या है, इंक्लूजन बॉडीज है। और एक अपने पास में होता है गैस रिक्तिका, गैस वैक्यूल्स या रिक्तिका भी क्या है, एक प्रकार की सेल इंक्लूजन्स है। सेल इंक्लूजन का मतलब होता है कोशिका समावेश या फिर इंक्लूजन बॉडी समावेशी काय। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रोकैरियोट्स में से इंक्लूजन बॉडीज देखें, और अब देखते हैं यूकैरियोट्स में। अब देखते हैं यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में कौन कौन से पाए जाते हैं, देखो इन प्लांट। अगर पादपों की बात करें ना, तो पादपों में क्या, एक अपने पास में होता है साइटोलिथ, साइटोलिथ, साइटोलिथ को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के कण, साइटोलिथ CaCO3 के कण पाए जाते हैं। देखें ये पाए किन में जाते हैं, वो पाए जाते हैं फ्यूकस में और रबर प्लांट में, रबर प्लांट में और फ्यूकस में। इनमें क्या पाए जाते हैं, साइटोलिथ कण, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट के कण भी बोल देते हैं। एक नंबर 2 बात, जो इंक्लूजन बॉडीज की बात आ रही है, तो इसमें देखें रेफिडीज, रेफिडीज को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट कण। और कैल्शियम ऑक्जिलेट कण पाए किन में जाते हैं, वो पाए जाते हैं पिस्टिया, और एक होता है आइकोनिया में, आइकोनिया में भी क्या पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं रेफिडीज। ठीक है, आपको इतना कुछ समझ में आएगा। एक अपने पास में जो मक्का होता है ना, मेज, यानी मक्के के बीज में, मक्के के बीज में, ये काफ़ी बार क्वेश्चन भी आ चुका है, मक्के के बीज में कौन सी परत पाई जाती है, एल्यूरियन परत। कौन सी, एल्यूरोन परत। और ये एल्यूरोन परत है ना, वो कहाँ पे पाई जाती है, भ्रूण जो पोष होता है ना, ये भ्रूण पोष को क्या करती है, आवृत। और क्वेश्चन क्या आ गया कि एल्यूरियन परत कहाँ पे पाई जाती है, मक्के के भ्रूण पोष पे। ये ध्यान रखना, प्रोटीन से निर्मित होती है कौन सी, एल्यूरियन परत, और ये कौन सी होती है, 3N। 3N का मतलब 3 केंद्र पाए जाते हैं किसमें, एल्यूरियन परत से। क्वेश्चन यही बनता है कि एल्यूरियन परत होती किसमें है, मक्के में, किसको आवृत करती है, भ्रूणपोष को करती है, और 3N होती है। अब देखते हैं प्लांट्स में स्टार्च कण, स्टार्च कण, स्टार्च कण के बारे में बात करें ना पादपों में, तो स्टार्च कण के बारे में 2 टाइप से बात करेंगे। एक टाइप होगा कोसेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक टाइप होगा एक तो, और एक होता है इसेंट्रिक, इसेंट्रिक, एक होता है इसेंट्रिक। कोसेंट्रिक का मतलब होगा अंदर हमारे पास में स्टार्च कण पाया जाएगा, और ये क्या है, विलय है बाहर। और यहाँ से कई बार एग्जाम्पल आ चुका है क्वेश्चन, क्या, कोसेंट्रिक स्टार्च कण किन में पाए जाते हैं, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। तो कोसेंट्रिक जो अपने पास में स्टार्च कण पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं गेहूँ और मटर में, कोसेंट्रिक। और जो अपने पास में इसेंट्रिक है ना, तो यहाँ पे स्टार्च के कण पाए जाते हैं, और जो ये विलय है ना स्टार्च की, वो इस प्रकार से पाई जाती है, यानी वृद्धि की ओर पाया जाता है स्टार्च कण किसमें, इसेंट्रिक में। और एग्जाम्पल के बारे में बात करें ना, तो वो पाया जाएगा चावल में, आलू में, और प्याज में। प्याज में कहाँ पे पाया जाता है, परिधि की ओर पाया जाता है कौन, स्टार्च कण। और कोसेंट्रिक में है ना, कॉन्सेंट्रिक्स में पाया जाता है भीतर, यानी केंद्र में पाया जाता है स्टार्च कण। और इसका एग्जाम्पल है गेहूँ और मटर, इसका एग्जाम्पल है गेहूँ और मटर। सिंपल क्वेश्चन बनता है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता है।
अब देखिए एक विशेष बिंदु के बारे में बात कर ले, चूँकि चैप्टर खत्म होने वाला है तो कुछ विशेष पॉइंट भी देख लेते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या, लोमासोम्स। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि लोमासोम्स क्या होता है। लोमासोम्स क्या होता है, तो लोमासोम्स के बारे में मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाला, ये आपको थोड़ा सा बिलीव रखना पड़ेगा, लेकिन वो मैं अपने आप से सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको करवाने वाला हूँ हर पॉइंट्स। लोमासोम क्या होता है, ये झिल्लीनुमा संरचना जो भित्ति एवं कोशिका झिल्ली के मध्य पाए जाते हैं, और पाए किन में जाते हैं, ये किसके मध्य, झिल्लीनुमा संरचना है। लोमासोम कोई गुणसूत्र नहीं है, झिल्लीनुमा क्या है, एक प्रकार की संरचना है जो वाल एवं, वाल का मतलब क्या होता है, भित्ति एवं कोशिका झिल्ली यानी सेल मेंबर, कोशिका झिल्ली के मध्य पाया जाता है कौन, लोमासोम। और पाया किन में जाता है लोमासोम, वो पाया जाता है फंगी, और फंगी को बोलते हैं कवक। फंगी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कवक। एक देखो, एक समावेशी काय का क्वेश्चन ही बता देता हूँ। जो एनिमल्स होता है या जंतु होता है, कौन जंतु, और जंतु में कौन आते हैं, अपन, यानी जंतुओं में समावेशी काय है ना, समावेशी काय यानी इंक्लूजन बॉडी। समावेशी काय कौन है, मिलेनिन वर्णक है, मिलेनिन वर्णक, मिलेनिन वर्णक जो एक प्रकार का क्या है, त्वचा वर्णक है। कौन सा, मिलेनिन वर्णक। कैसे, तो कुछ जंतुओं में समावेशी काय जो मिलेनिन वर्णक है ना अपने शरीर में, वो भी जो सेल इंक्लूजन है, समावेशी काय है, उसी के रूप में कार्य करता है कौन, मिलेनिन। ठीक है, ये एक प्रकार का पदार्थ है, अजैविक पदार्थ है, जो कि अपनी कोशिका में पाया जाता है, लेकिन इसके बिना काम असंभव है, क्योंकि ये अपनी हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही सूर्य की किरण पड़ेगी किस पे, अपनी त्वचा पे, और वो इफेक्ट किस पे डालेगी, मिलेनिन वर्णक, और मिलेनिन वर्णक टूट के किसका संश्लेषण करेगा, विटामिन डी का। ठीक है, तो अगर ये नहीं होता ना तो मिलेनिन वर्णक अपनी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, हम काले नहीं होते हैं। ठीक है, कलवे नहीं होते हम, अपने होते एकदम भूरे, और भूरे अपने को पसंद है नहीं। ठीक है, तो जंतुओं में समावेशी काय के रूप में कार्य कौन करता है, वो करता है मिलेनिन वर्णक। सिंपल सा क्वेश्चन कभी आ सकता है। आपको मैंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया होगा, प्रोटोप्लाज्म के बारे में इसी चैप्टर में बता दिया था मैंने। क्या, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म बराबर कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक, केंद्रक और कोशिका द्रव्य का मिला जुला रूप क्या है, दोनों को मिला देते हैं तो वो रूप क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। अगर कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य होगा क्या, प्रोटोप्लाज्म में से माइनस कर दो किसको, न्यूक्लियस या केंद्र को, तो वो क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। यह आपको मैंने बता दिया था। आज अपना चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सेल डिवीज़न, जो कि अब रेगुलर क्लास अपलोड होने लग जाएगी थोड़े दिनों में। और आप अपना प्रेम और सपोर्ट दिखाते रहना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।